Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको लेक्चर देने वाली हूँ मर्डर, जिसका सेक्शन है 300। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मर्डर है और सेक्शन है इसका 300। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे तभी अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस होता है तभी बता सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बुक से अच्छी तरीके से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो हमेशा सेक्शन 299 और 300 में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये मेरा लेक्चर एंड तक सुनिए तो आपको बिल्कुल एक एक एस्पेक्ट जो है मर्डर का वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, ज़्यादातर लोग जो है सोचते हैं कि मर्डर और जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मर्डर जो है कल्पेबल होमिसाइड से जिसकी वजह से अलग होता है। ये जो मर्डर होता है ये सीरियस ऑफेंस होता है, जबकि कल्पेबल होमिसाइड जो है थोड़ा सा कम सीरियस ऑफेंस होता है। तो अब कल्पेबल होमिसाइड मैंने आपको बताया थोड़ा कम सीरियस ऑफेंस होता है, इसीलिए इसमें डेथ सेंटेंस नहीं दी जाती है। लेकिन मर्डर बहुत ही हीनियस क्राइम होता है, इसलिए इसमें डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। तो जो मर्डर है वो आईपीसी के 300 सेक्शन में बताया गया है। तो इसके सेक्शन में मैं आपको बताती हूँ, मैं इस पर 4 पॉइंट बताती हूँ जो इसकी इंग्रेडिएंट भी हैं और जो इसकी डेफिनेशन के पार्ट को भी पूरा करते हैं। तो मैं एक एक बताऊंगी, फिर हर एक का एग्जाम्पल लूंगी, तो आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले है कि अगर कोई एक्यूज्ड या ऑफेंडर किसी काम को करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर ऑफेंडर या एक्यूज्ड किसी काम को, ठीक है, ही इज डूइंग सम एक्ट, और क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंशन है दूसरे को मारना, तो वो आपका मर्डर की कैटेगरी में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो है जेड के जो है कनपट्टी पे बंदूक रख के उसे शूट कर देता है, क्योंकि उसकी पहले से इंटेंशन है कि उसे जेड को मारना है। तो यहाँ पे इंटेंशन थी ए की जेड को मारना, और इसलिए उसने जो है शूट किया। इसी इंटेंशन में उसने अपना शूट करने का काम किया और वो मर भी गया, तो यहाँ पे कहलाएगा कि ये मर्डर है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट आपका। अब सेकंड होता है कि ऑफेंडर कोई एक्ट करता है और उसकी इंटेंशन क्या है, डेथ कॉज करना, और उसकी इंटेंशन तो है डेथ कॉज करना, और साथ के साथ इसमें ये वर्ड और लिया गया है ऑफेंडर नो। ऑफेंडर को पता है कि उस मतलब वो बिल्कुल प्यूरी तरह से कंफर्म है, ऑफेंडर को पता है कि उसके इस काम करने से जो है किसी की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेशली ये ऑफेंडर नो वर्ड जोड़ा गया है, जो कि कल्पेबल होमिसाइड में नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड में क्या है, किसी की इंटेंशन है कि वो बॉडी इंजरी जो है कॉज करेगा, लेकिन मर्डर में साथ के साथ ये ऑफेंडर नो भी कर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसे पता है कि वो जो बॉडी इंजरी कर रहा है उसकी वजह से जो है उसकी डेथ हो सकती है। तो इसमें ऑफेंडर नो वर्ड की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को जो है अस्थमा है और ऑफेंडर जो है उसे बॉडी इंजरी पहुंचाना चाहता है, जिसकी वजह से वो उसका गला जो है पकड़ लेता है। तो यहाँ पे वो उसका गला पकड़ के जो है उसको बॉडी इंजरी पहुंचाना चाह रहा था, और यहाँ पे उसको पता था कि इस वक्त इसको अस्थमा का अटैक है और मैं इसका गला पकड़ते ही तो ये जो है 100% इसकी डेथ हो ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैसे तो गला पकड़ने से डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे वो अस्थमा का पेशेंट था, तो इसलिए ये ऑफेंडर को पता था कि मैं जिस तरीके से गला पकड़ रहा हूँ तो उसकी सांस रुक जाएगी और वो मर ही जाएगा। तो इस केस में माना जाएगा कि वो मर्डर का दोषी है। लेकिन अगर वो जो है नॉर्मल केस में जो है किसी हेल्दी व्यक्ति का जो है गला पकड़ता है, और गला इस तरीके से पकड़ता है कि वो जो है मतलब अगर वो 2 मिनट के बाद छोड़ देगा तो वो मरेगा नहीं, तो फिर वहाँ पे वो जो है मर्डर नहीं कहलाएगा, वहाँ पे वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा, क्योंकि गला पकड़ने की वजह से उसकी डेथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड हो गया। लेकिन ये जो है आपका यहाँ पे मर्डर, यहाँ ऑफेंडर को पता है कि उसकी इस एक्ट से वो जो बॉडी इंजरी पहुंचा रहा है उससे उसकी डेथ होगी ही होगी। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसका मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल
कोई व्यक्ति जो है बहुत घायल है, ठीक है, घायल अवस्था में उसने जो है अपनी बहुत ड्रेसिंग करा रखी है और उसकी वहाँ पे सर्जरी भी की गई है। अब मिस्टर ए आता है जो कि ऑफेंडर है या आप कह सकते हैं एक्यूज है, वो उसकी सर्जरी वाली जगह पे जो है उसको बहुत तेज जो है हॉकी से जो है मारता है, क्योंकि उसको पता होता है, यहाँ पे एक्यूज ऑफेंडर को पता है कि अभी उसकी सर्जरी और यहाँ मैं हॉकी से मार रहा हूँ तो उसके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज पहुंचेगी और टांके टूट जाएंगे उसके, और ये बॉडी इंजरी उसको जो है डेथ तक ले जाएगी। तो यहाँ पे माना गया कि वो मर्डर का दोषी था। लेकिन यहीं पे अगर ये जो है किसी हेल्दी व्यक्ति को एक हॉकी का वो देता हुआ तो उसकी डेथ शायद हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। लेकिन यहाँ ऑफेंडर को पता था कि उसका जो है स्टिच लगे हुए हैं, उसकी सर्जरी हुई है, तो इसकी वजह से वो वीक एरिया है, तो वहाँ पे मारने से उसकी डेथ हो जाएगी इस बॉडी इंजरी की वजह से। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब थर्ड इसमें पॉइंट आता है कि अगर हम कोई भी काम डन, कोई भी एक्ट करते हैं किस इंटेंशन से कि बॉडी इंजरी हो जाए, और वो बॉडी इंजरी ऐसी होनी चाहिए कि वो ऑर्डिनरी कोर्स में उसकी व्यक्ति की डेथ होगी ही होगी। मतलब आपकी इंटेंशन क्या है कि बॉडी इंजरी को कॉज करना, लेकिन वो बॉडी इंजरी ऐसी है कि ऑर्डिनरी कोर्स में उस बॉडी इंजरी से जो है दूसरे व्यक्ति की डेथ कॉज हो जाएगी। मैं इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक दुधारी तलवार होती है, दुधारी में जो दोनों एजेस से बहुत ही शार्प होती है, तो आप उसे जैसे ही तलवार को किसी को मारोगे तो ऑब्वियस सी बात है तलवार लगेगी तो उसका कट इतना, उसका जो वुंड बनेगा वो इतना मतलब सीरियस होगा कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, चाहे तलवार को कैसे भी उसकी बॉडी पे मारा जाए। तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है दुधारी तलवार से जो है मिस्टर बी पे अटैक करता है। अब वो बॉडी इंजरी पहुंचाना चाह रहा है, उसकी इंटेंशन उसे मारने की नहीं है, उसकी इंटेंशन क्या है बॉडी इंजरी से, लेकिन वो बॉडी इंजरी उसे तलवार से मारी है, और नॉर्मल केस में इस तरह की बॉडी इंजरी से व्यक्ति की डेथ होनी ही होनी है, तो माना जाएगा कि वो मर्डर का दोषी था। तो ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। अब मैं बताऊंगी आपको इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या है। फोर्थ इंग्रेडिएंट क्या है कि अगर पर्सन कोई भी एक्ट कमिट करता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है और वो एक्ट इतना डेंजरस है, इमिनेंटली डेंजरस है कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी का मतलब है किसी भी तरीके से हम सोच लें वो एक्ट इतना डेंजरस है कि या तो वो किसी की डेथ कर सकता है या फिर किसी को बॉडी इंजरी पहुंचा सकता है जो किसी की डेथ कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, ठीक है, लेकिन वो काम चाहे हम किसी भी एंगल से सोच ले, हमें हमेशा यही लगेगा कि ये एक्ट इतना डेंजरस नेचर का है, या तो वो इस व्यक्ति की डेथ कर देगा या फिर वो ऐसी बॉडी इंजरी किसी को पहुंचाएगा कि उससे उसकी डेथ हो जाएगी। तो इस केस में भी हम मानते हैं कि एक व्यक्ति ने दूसरे का मर्डर किया है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है एक लोडेड पिस्टल लेके जो है एक बहुत भीड़ वाले इलाके में चला जाता है और वहाँ पे वो जो है गोली जो है रैंडमली चलाने लगता है। अब आपको भरी हुई पिस्तौल से अगर आप क्राउडेड एरिया में गोली मार रहे हो तो ये इतनी डेंजरस नेचर की है कि हर कोई बता सकता है कि इससे कोई ना कोई तो मर ही जाएगा, या तो कोई इमीडिएट मर जाएगा या उसे ऐसी बॉडी इंजरी हो जाएगी कि वो मर जाएगा। तो अगर ए के मारने से 2-3 व्यक्ति वहाँ मर जाते हैं तो माना जाएगा कि ये जो है मर्डर का केस है। लेकिन साथ साथ अगर वो भरी हुई पिस्टल लेके जो है किसी जंगल में चला जाता है जहाँ उसे कोई भी इंसान नहीं दिखा रहा था और वो वहाँ पे रैंडमली चलाता है और बाई चांस कोई व्यक्ति बुश के पीछे खड़ा हुआ है और उसके वो गोली लग जाती है, तो इस केस में वो मर्डर का दोषी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो गोली चलाने का काम कर रहा है वो इतनी डेंजरस नेचर का नहीं है कि हर कोई कहेगा कि किसी भी तरीके से सोच लो इससे डेथ होगी, क्योंकि उसके लिए वो सुनसान जंगल था, वो तो बाई चांस कोई बंदा जो था बुश के पीछे खड़ा हुआ था उसकी गोली लगने से बच जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपके मर्डर के लिए मतलब हर कोई बताए कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो उसके इस काम से, क्योंकि काम इतना इमिनेंट डेंजरस का है कि उससे किसी की डेथ होगी या ऐसी बॉडी इंजरी होगी जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो आई थिंक कि अब आपको चारों पॉइंट जो है मैंने इसकी जो इंग्रेडिएंट थे बहुत अच्छे से बता दिए और उसमें एक एक वर्ड का मीनिंग आपको
क्लियर कर दिया है, क्योंकि इन्हीं वर्ड्स के ऊपर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें सिंपली ये नहीं पूछेंगे कि आप जो है मर्डर को एक्सप्लेन करिए, आपको कोई भी 4th पॉइंट उठा लेंगे कि इमिनेंट डेंजर्स कैसे होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, तो कोई भी वर्ड उठा के आपसे पूछ सकते हैं। तो मैंने एक एक वर्ड आपको क्लियर करने की कोशिश की है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी हुए थे, वो मैं बताती हूँ। सबसे पहला केस लॉ बताऊंगी आपको, के नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, इसमें क्या हुआ था, नानावती जो था एक नेवल ऑफिसर था। अब उसकी वाइफ का किसी व्यक्ति के साथ इलिसिट अफेयर चल रहा था। जब नानावती को ये बात पता चलती है कि मेरी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो वो जो है उसके लवर के घर पे जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो तुमसे प्यार करती है तो मैं उसे डाइवोर्स दे देता हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो व्यक्ति मना कर देता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा। तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये जो है इसने इससे प्यार का नाटक भी किया और अब उससे शादी भी नहीं कर रहा है। तो वो बंदूक निकालता है और उसे मार देता है। तो यहाँ पे माना गया कि वो मर्डर का दोषी था। क्लियर हो गया। सेकंड आपका था सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, कौन सा केस था ये, सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट। तो इस केस में क्या था, सुरेंद्र एक शख्स था, उसकी शादी हुई थी। शादी के 10 महीने बाद ही वो अपनी वाइफ को जो है स्टोव से केरोसिन डाल के उसे जला के मार देता है। फिर जब वो पकड़ा जाता है तो वो कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, ये तो एक्सीडेंटली जली है, क्योंकि एकदम से स्टोव जो था फट गया था। लेकिन जब उसके जहाँ पे उसकी वाइफ की डेथ हुई थी, जब पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि स्टोव का जो लिड था वो खुला हुआ पड़ा था, कुछ जली हुई माचिस की तीलियाँ पड़ी थी और जो लेडी मरी थी उसके पूरे कपड़ों पे केरोसिन था। तो इससे साफ पता चलता था कि उसने पहले केरोसिन छिड़का है और फिर जो है माचिस से आग लगा के उसे मारा है। तो इस केस में माना गया कि वो जो है मर्डर का दोषी है। क्लियर हो गया। अब आपका था साल्यवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कौन सा केस था, साल्यवान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें जो ऑफेंडर होता है वो एक जडली एक एग्रीकल्चर एक उपकरण होता है, एक इक्विपमेंट होता है, उससे जो है दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो है सिर पे वार करता है, तो उससे उसे हेड इंजरी हो जाती है और भी उसकी बॉडी पे मल्टीपल इंजरी के मार करता है, तो जिसकी वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने जो वार किया उसमें प्रॉपर था कि उसने जो बॉडी इंजरी करी थी वो ऑर्डिनरी कोर्स में जो है उससे डेथ होनी ही होनी थी। तो यहाँ पे वो जो है मर्डर का दोषी माना गया। तो आपको तीनों केस लॉ क्लियर हो गए होंगे, नानावती का भी, सुरेंद्र का भी और साल्यवान का भी। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे केस होते हैं कि जहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, मर्डर में जो है कल्पेबल होमिसाइड तो होता ही होता है, कुछ इसकी अपनी अलग से कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। तो लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो हमें देखने में मर्डर लगते हैं लेकिन वो एक्चुअली में मर्डर नहीं होते, तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो चीज़ें जो कल्पेबल होमिसाइड जिन्हें हम मानते हैं लेकिन हम उसे मर्डर नहीं कह सकते। तो वो कौन कौन से केसेस होते हैं वो मैं बताऊंगी विद एग्जाम्पल, तो आप ये बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो देखिए इसमें सबसे पहला आपका एक्सेप्शन है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ठीक है, तो देखिए प्रोवोकेशन जो है 2 टाइप की हो सकती है। एक में तो आप किसी को बहुत पॉजिटिव वे में जो है मोटिवेट कर रहे हैं, जैसे आप बहुत अच्छा पढ़िए, आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप गाना गाओगे तो आपको जो है बहुत अच्छा अवार्ड मिलेगा, आप बहुत मेहनत करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये वाला क्या हुआ, जब आप किसी को, इसे कहते हैं कि मोटिवेशन देके आप किसी को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें। एक होता है आपका प्रोवोकेशन नेगेटिव वे में, उसमें क्या होता है आप दूसरे व्यक्ति को गलत काम करने के लिए भड़काते हैं। ठीक है, तो आप दूसरे को गलत काम करने के लिए भड़काते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव वाला मोटिवेशन ना हो के नेगेटिव वाला प्रोवोकेशन है, तो अगर कोई किसी को ग्रेव, मतलब वो छोटा मोटा वो नहीं होना चाहिए प्रोवोकेशन, आप किसी को ऐसा करें कि वो बिल्कुल सीरियस हो, तो ग्रेव हो और अचानक में आप किसी को जो है प्रोवोक कर दें और उस प्रोवोकेशन की वजह से दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को मार दे जिसने उसे प्रोवोक किया है, या
फिर वो किसी उस व्यक्ति को ना मार के किसी और व्यक्ति को मार दे, लेकिन उसको गलती में या एक्सीडेंट की फॉर्म में मारे, तो वो मर्डर नहीं कहलाता है। मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो शख्स है। यहाँ पे ए कौन है? ऑफेंडर है, एक्यूज्ड है। अब बी क्या है? जो ए है अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब बी उसके माँ बाप को जो है एकदम से जो है बहुत गालियाँ देता है। अब वो गाली ऐसी होती है जो कि ए को बहुत ज़्यादा पिंच करती है। अब वो प्रोवोक हो जाता है उस गाली से, उसकी वजह से जो है वो उसको जो है पिस्टल से मारना चाहता है। लेकिन जब वो बी को मार रहा होता है तो अचानक में उसका बेटा सामने आ जाता है और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि यहाँ पे जो ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की कैटेगरी में तो ये मर्डर नहीं है, क्योंकि प्रोवोक करने से मारना वो बी को चाह रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी गोली से बी के बेटे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बी का बेटा एकदम से आ गया था। तो यहाँ पे बी के बेटे की डेथ जो है गलती से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है और मिस्टेक से हुई है, तो यहाँ पे ये मर्डर नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसी केस में बी ने उसे प्रोवोक किया और वो जानबूझ के बी के बेटे को मारता है, जानबूझ के मारता है, तो यहाँ पे वो गलती से नहीं मार रहा है, यहाँ पे वो एक्सीडेंट से नहीं मार रहा है, यहाँ पे वो जानबूझ के मार रहा है, तो फिर वो ये एक्सेप्शन में नहीं आ सकता, वहाँ पे उसे मर्डर का ही दोषी माना जाएगा। और इसी केस में ये भी हो सकता है कि बी ने ए को प्रोवोक किया, तो अब ए ने सीधे बी को ही मार दिया, तो जिसने प्रोवोक किया आप उसी को ही मार रहे हो, तो भी वो जो है इसमें एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है, तो वो मर्डर का दोषी नहीं होगा। तो मैंने इसमें तीनों केस दिखा दिए। जिसने प्रोवोक करी है उसको ही मार देते हो, जिसने प्रोवोक किया है उसके अलावा आप किसी को गलती से मार देते हो, और जिसने प्रोवोक किया उसको ना मार के किसी और को आप इंटेंशनली मार देते हो। तो तीनों केसेस में क्या क्या सिचुएशन बैठेगी, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सेकंड आता है आपका प्राइवेट डिफेंस। आपको पता है कि हर व्यक्ति को अपने प्राइवेट डिफेंस लेने का वो होता है राइट, लेकिन ये प्राइवेट डिफेंस एक नॉर्मल तरीके से होना चाहिए, और जितना लॉ ने मतलब बताया जितनी हम उतनी यहाँ हम आप कर सकते। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर कोई प्राइवेट डिफेंस में किसी का मर्डर कर देता है तो वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। फॉर एग्जांपल, ए जो है किसी को चाबुक से मारे ही जा रहा है, अब बी ए को मार रहा है, बी जो है ए को चाबुक से मार रहा है। अब ए जो है अपनी उसके लिए सेल्फ डिफेंस के लिए जो है पिस्टल निकाल देता है, वो उसे डराता है कि अगर अब तुमने मुझे चाबुक मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो उसे चाबुक से ही मारता ज्यादा जाता है। अब ए को पता होता है कि अगर इतनी ही तरह से ये मुझे चाबुक से मारेगा तो मैं तो बिल्कुल मर जाऊंगा, तो अपने को बचाने के लिए गुड फेथ में वो गोली चला देता है, जिससे जो है बी की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि उसने गुड फेथ में प्राइवेट डिफेंस में गोली चलाई है। हाँ, वो अपनी पावर से थोड़ा सा एक्सीड हो गया है, लेकिन फिर भी उसे जो है प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शन मिलेगा और वो मर्डर का दोषी नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर। देखिए, पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर जैसे कि कोई पुलिस का आदमी या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक ऑफिसर की हेल्प कर रहा है, तो दोनों ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो कोई पब्लिक ऑफिसर और एनी पर्सन एडिंग द पब्लिक ऑफिसर। वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट में जब वर्क कर रहे होते हैं, गुड फेथ में वर्क कर रहे होते हैं, और ऐसा वर्क करते हुए वो अपनी पावर को थोड़ा सा एक्सीड कर जाते हैं, और जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का कत्ल हो जाता है, तो फिर माना जाएगा कि वो कत्ल मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस ऑफिसर जा रहा होता है, वहाँ पे देखता है 4-5 हट्टे कट्टे नौजवान जो हैं एक लेडी को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। अब पब्लिक ऑफिसर की क्या ड्यूटी है कि वो उस लेडी को बचाए। अब वो उस लेडी को जो है बचाने के लिए उनसे जो है मतलब गुथने जाता है, हाथापाई शुरू हो जाती है। अब वो 5 लोग होते हैं और वो पुलिस ऑफिसर अकेला होता है, तो वो बंदूक निकाल के उनको डराता है, लेकिन वो उसके डराई में नहीं आते, फिर भी जो है उसके ऊपर चारों ही लोग जो है उस पर झपट के उसे मारने लगते हैं। तो फिर वो जो है उसको पे जो है बंदूक से गोली चला देता है, तो उनमें से एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर गुड फेथ में वर्क कर रहा था, उस लेडी को बचाना चाह रहा था।
अब जब वो चारों लोग उससे कंट्रोल नहीं हुए तो उसने गोली चला दी। तो यहाँ पे जो मर्डर हुआ वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट होते हैं सडन फाइट। ये तो आपने बहुत ही जगह देखा होगा, अचानक आप न्यूज़पेपर में इतनी सारी पढ़ते हैं कि आज जो है पार्किंग के ऊपर कोई भी झगड़ा हुआ और दो पक्षों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और किसी की डेथ भी हो गई। तो अचानक में सडन फाइट की वजह से अगर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में आपाधापी में कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो वो जो है इसी एक्सेप्शन में आएगा, वो जो है मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि सडन फाइट में क्या होता है, आपने पहले से प्री मेडिटेशन नहीं किया, आपने कोई चिंतन नहीं किया, ना ही आपकी इंटेंशन थी कि आपको पता ही नहीं था कि लड़ाई होगी और मुझे इस व्यक्ति को ऐसे ऐसे मारना है। तो ये तो ऑल ऑफ ए सडन लड़ाई हुई, ऑल ऑफ ए सडन आप प्रोवोक हुए और उस प्रोवोकेशन में आपने जो है मार दिया, तो फिर ये मर्डर न कहला के कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगा। आपका लास्ट पॉइंट है कंसेंट। देखिए, अगर आपका जो है जो उसको आप मार रहे हो अगर वो कंसेंट देता है तो फिर आपको जो मर्डर होता है आपके हाथ से, ऑफेंडर के हाथ से, एक्यूज के हाथ से, तो फिर वो मर्डर नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें दूसरे व्यक्ति की कंसेंट है। तो अब आप कहेंगे कौन अपने को मारने के लिए कंसेंट देगा, लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती है कि मरने वाला अपनी कंसेंट दूसरे को दे देता है। देखिए इसमें लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसने कंसेंट दिया है वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 18 साल से नीचे का होगा तो फिर वो माइनर होगा, और माइनर के लिए माना जाता है कि वो लॉफुली अपनी कंसेंट नहीं देता है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, इसमें ए बी को कहता है कि तुम जो है सुसाइड कर लो क्योंकि तुम तो इतने बीमार हो। बी उसके कहने से बी कहता है हाँ भाई ठीक है मैं मर जाता हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, और वो सुसाइड कर लेता है। तो इसमें माना जाएगा ए मर्डर का दोषी है, उसे इस एक्सेप्शन में कोई वो नहीं मिलेगी छूट, क्योंकि उसने किसको किया, जो 16 साल का लड़का था, तो वो माइनर था और माइनर अपनी कंसेंट दे नहीं सकता। तो जब वो कंसेंट ही नहीं दे सकता तो वहाँ इस कैटेगरी में इंक्लूड हो गई। तो माइनर को अगर उसने मरने के लिए बोला और उसकी डेथ कॉज करी अबेटमेंट के थ्रू तो वो मर्डर का दोषी कहलाता है। लेकिन अब हम एग्जाम्पल लेंगे मेजर का। देखिए इसमें जनरली क्या होता है, जो लव अफेयर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों इंटरकास्ट से हैं। अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं एग्री नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम तो वी आर मेड फॉर ईच अदर, साथ मरे हैं और साथ ही जिए। तो लड़की जो है अपने लवर से कहती है कि तुम ऐसा करो, हम एक पार्क में चलते हैं। सुबह सुबह वो उसे पार्क में बुलाती है, फिर वो कहती है कि आप मेरे को ना ये पॉइजन खिला दो, मैं आपको खिला देती हूँ, तो हम दोनों ही साथ साथ इस संसार को छोड़ देंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो उसे जो है जहर दे देता है लड़की को, और जैसे ही लड़की उसे जहर खिलाने वाली होती है तभी एक व्यक्ति जो पार्क में बैठा भी होता है वो उसे जहर नहीं खिलाने देता। तो वो लड़का तो बच जाता है लेकिन लड़की मर जाती है। तो यहाँ पे लड़की मर तो जाती है लेकिन उसने अपनी कंसेंट दी थी, उसकी कंसेंट से ही उसने उसे जहर दिया था और वो खुद भी खाने वाला था, लेकिन यहाँ पे उस व्यक्ति ने उसे बचा लिया। तो माना जाएगा कि यहाँ पे कंसेंट दी थी लड़की ने, इसलिए जो मर्डर है वो जो है मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने जहर खिलाने वाला दे दिया। अब अगर जो है लड़के लड़की दोनों जाते हैं और कहते हैं हम तो रेलवे से कट के जो है ट्रेन के आगे कट के जो है मर जाएंगे। अब दोनों जो है रेल के आगे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है कि तुम, मतलब हम दोनों खड़े हो जाते हैं, दोनों की कंसेंट होती है मरने के लिए। अब वो ट्रेन जब आती है तो उससे लड़की तो मर जाती है लेकिन लड़का जो होती है इतनी तेजी से वो बाहर की साइड गिर जाता है कि वो बच जाता है, सिर्फ उसकी टांगे कटती है। तो यहाँ पे माना जाएगा कि जो लड़की की जो डेथ हुई है उसके लिए लड़का जो है मर्डर के लिए दोषी नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे उस लड़की की भी कंसेंट थी। तो आपको क्लियर हो गया कि इन सब केसेस में कल्पेबल होमिसाइड है लेकिन मर्डर नहीं है। तो मैंने आपको बताया मर्डर के इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं, एक एक वर्ड को बताते हैं, उसका एक एक एग्जाम्पल दिया, फिर लीडिंग केस बताया और ये भी साथ साथ बता दिया कि कौन कौन से केस देखने में हमें मर्डर लगते हैं लेकिन एक्चुअली में वो मर्डर ना होके
कल्पेबल होमिसाइड होते हैं। तो आई थिंक कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो आपके डिफेंसिस है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई भी पॉइंट लेके आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपको अगर कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप 1 मिनट में उनका आंसर दे दोगे। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करिए, और जो कंपटीशन की तैयारी करिए प्लीज़ आप उन्हें शेयर भी करिए, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है जिससे कि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।